अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं एक घर के करीब से गुज़र रहा था कि अचानक मुझे घर के अंदर से एक 10 साला बच्चे के रोने की आवाज़ आई। आवाज़ में इतना दर्द था कि मुझे मजबूरन घर में दाखिल होकर मालूम करना पड़ा कि यह 10 साला बच्चा क्यों रो रहा है। अंदर दाखिल होकर मैंने देखा कि माँ अपने बेटे को आहिस्ता से मारती और बच्चे के साथ खुद भी रोने लगती। मैंने आगे होकर पूछा, बहन क्यों बच्चे को मार रही हो जबकि खुद भी रोती हो? उसने जवाब दिया कि भाई आपको तो मालूम है कि इसके वालिद अल्लाह को प्यारे हो गए हैं और हम बहुत गरीब भी हैं। मैं लोगों के घरों में मज़दूरी करती हूँ और इसकी पढ़ाई का मुकम्मल खर्चा मुश्किल से उठाती हूँ। ये कमबख्त स्कूल रोज़ाना देर से जाता है और रोज़ाना घर देर से आता है। जाते हुए रास्ते में कहीं खेल कूद में लग जाता है और पढ़ाई की तरफ ज़रा भी तवज्जो नहीं देता, जिसकी वजह से रोज़ाना अपनी स्कूल की वर्दी गंदी कर लेता है। मैंने बच्चे और उसकी माँ को थोड़ा समझाया और चल दिया। एक दिन सुबह सुबह सब्ज़ी मंडी कुछ सब्ज़ी वगैरह लेने गया तो अचानक मेरी नज़र उसी 10 साला बच्चे पर पड़ी जो रोज़ाना घर से मार खाता था। क्या देखता हूँ कि वो बच्चा मंडी में फिर रहा है और जो दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सब्ज़ी खरीद कर अपनी बोरियों में डालते तो उनसे कोई सब्ज़ी ज़मीन पर गिर जाती और बच्चा फ़ौरन उसे उठाकर अपनी झोली में डाल लेता। मैं ये माजरा देखकर परेशानी में मुब्तला हो रहा था कि चक्कर क्या है। मैं इस बच्चे को चोरी चोरी फॉलो करने लगा। जब उसकी झोली सब्ज़ी भर गई तो वो सड़क के किनारे बैठकर ऊंची ऊंची आवाज़ें लगाकर उसे बेचने लगा। मुंह पर मट्टी, गंदी वर्दी और आंखों में नमी के साथ ऐसा दुकानदार ज़िंदगी में पहली बार देख रहा था। देखते देखते अचानक एक आदमी अपनी दुकान से उठा जिसकी दुकान के सामने उस बच्चे ने नन्ही सी दुकान लगाई थी। उस शख्स ने आते ही एक ज़ोरदार पाँव मारकर उस नन्ही सी दुकान को एक ही झटके में सारी सड़क पर फैला दिया और बाजू से पकड़कर उस बच्चे को भी उठाकर धक्का दे दिया। नन्हा दुकानदार आंखों में आंसू लिए दोबारा अपनी सब्ज़ी को इकट्ठा करने लगा और थोड़ी देर बाद अपनी सब्ज़ी किसी दूसरी दुकान के सामने डरते डरते लगा ली। भला हुआ उस शख्स का जिसकी दुकान के सामने अब उसने अपनी नन्ही दुकान लगाई। उस शख्स ने उस बच्चे को कुछ नहीं कहा। थोड़ी सी सब्ज़ी थी, जल्द ही फ़रोख्त हो गई और वो बच्चा उठा और बाज़ार में एक कपड़े वाली दुकान में दाखिल हुआ और दुकानदार को वो पैसे देकर दुकान में पड़ा अपना स्कूल बैग उठाया और बिना कुछ कहे स्कूल की जानिब चल दिया। मैं भी उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब वो बच्चा स्कूल गया तो 1 घंटा देर हो चुकी थी, जिस पर उसके उस्ताद ने डंडे से उसे खूब मारा। मैंने जल्दी से जाकर उस्ताद को मना किया कि यतीम बच्चा है, इसे मत मारें। उस्ताद फरमाने लगे कि सर ये रोज़ाना 1 घंटा देर से आता है। मैं रोज़ाना इसे सज़ा देता हूँ कि डर से स्कूल टाइम पर आए और कई बार मैं इसके घर भी पैगाम दे चुका हूँ। बच्चा मार खाने के बाद क्लास में बैठकर पढ़ने लगा। मैंने उसके उस्ताद का मोबाइल नंबर लिया और घर की तरफ चल दिया। घर जाकर मालूम हुआ कि मैं जो सब्ज़ी लेने गया था वो तो भूल ही गया। हस्बे मामूल बच्चे ने स्कूल से घर आकर माँ से एक बार फिर मार खाई होगी। सारी रात मेरा सर चकराता रहा। अगले दिन सुबह की नमाज अदा की और फ़ौरन बच्चे के उस्ताद को कॉल की कि मंडी टाइम पर हर हालत में मंडी पहुँचे, जिस पर मुझे मस्बत जवाब मिला। सूरज निकला और बच्चे का स्कूल जाने का वक्त हुआ और बच्चा घर से सीधा मंडी अपनी नन्ही दुकान का बंदोबस्त करने निकला। मैंने उसके घर जाकर उसकी वालदा को कहा कि बहन मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि आपका बेटा स्कूल क्यों देर से जाता है। वो फ़ौरन मेरे साथ मुंह में ये कहते हुए चल पड़ी कि आज इस लड़के की मेरे हाथों खैर नहीं, छोड़ूंगी नहीं इसे आज। मंडी में लड़के का उस्ताद भी आ चुका था। हम तीनों ने मंडी की 3 मुख्तलिफ जगहों पर पोजीशनें संभाल ली और नन्ही दुकान वाले को छुप कर देखने लगे। हस्बे मामूल आज भी उसे काफ़ी लोगों से झिड़कें लेनी पड़ी और आखिरकार वो लड़का अपनी सब्ज़ी फ़रोख्त करके कपड़े वाली दुकान की तरफ चल दिया। अचानक मेरी नज़र उसकी माँ पर पड़ी तो क्या देखता हूँ कि बहुत ही दर्द भरी सिसकियाँ लेकर ज़ारों कतार रो रही थी
اور میں نے فوراً اس کے استاد کی طرف دیکھا تو بہت شدت سے اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ دونوں کے رونے میں مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے کسی مظلوم پر بہت ظلم کیا ہو اور آج ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہو۔ اس کی ماں روتے روتے گھر چلی گئی اور استاد بھی سسکیاں لیتے ہوئے اسکول چلا گیا۔ حسب معمول بچے نے دکاندار کو پیسے دیے اور آج اس کا دکاندار نے ایک لیڈی سوٹ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا آج سوٹ کے سارے پیسے پورے ہو گئے ہیں، اپنا سوٹ لے لو۔ بچے نے اس سوٹ کو پکڑ کر اسکول بیگ میں رکھا اور اسکول چلا گیا۔ آج بھی 1 گھنٹہ لیٹ تھا۔ وہ سیدھا استاد کے پاس گیا اور بیگ ڈیسک پر رکھ کر مار کھانے کے لیے پوزیشن سنبھال لی اور ہاتھ آگے بڑھا دیے کہ استاد ڈنڈے سے اس کو مار لے۔ استاد کرسی سے اٹھا اور فوراً بچے کو گلے لگا کر اس قدر زور سے رویا کہ میں بھی دیکھ کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہ رکھ سکا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور آگے بڑھ کر استاد کو چپ کرایا اور بچے سے پوچھا کہ یہ جو بیگ میں سوٹ ہے وہ کس کے لیے ہے؟ بچے نے جواب دیا کہ میری ماں امیر لوگوں کے گھروں میں مزدوری کرنے جاتی ہے اور اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے پاس جسم کو مکمل ڈھانپنے والا کوئی سوٹ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنی ماں کے لیے یہ سوٹ خریدا ہے۔ یہ سوٹ اب گھر لے جا کر ماں کو دو گے؟ میں نے بچے سے سوال پوچھا۔ جواب نے میرے اور اس استاد کے پیروں کے نیچے سے زمین ہی نکال دی۔ بچے نے جواب دیا، انکل جی چھٹی کے بعد میں اسے درزی کو سلائی کے لیے دوں گا اور روزانہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کر کے سلائی دوں گا۔ جب سلائی کے پیسے پورے ہو جائیں گے تب میں اسے اپنی ماں کو دوں گا۔ استاد اور میں یہ سوچ کر روتے جا رہے تھے کہ ابھی اس معصوم کو اور منڈی جانا پڑے گا اور لوگوں سے دھکے کھانے پڑیں گے اور ننھی دکان لگانی پڑے گی۔ آخر کب تک غریبوں کے بچے ننھی دکانیں لگاتے رہیں گے؟ آخر کب تک؟ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی کلک کیجئے تاکہ جب میں اس کی اگلی کہانی اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو سب سے پہلے ملے۔ اللہ حافظ۔